हेलो गाइज, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी एजुकेटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एसके झा सर के मैथ प्रैक्टिस सेट के सेट नंबर 25 को। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए, बोला है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो आपको पता है कि साइन का आपको पूरक होता है कॉस थीटा, तो आपको अल्फा प्लस थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, यानी आपका आंसर हो गया 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। जैसे देखो यहाँ पर समझ लो डिटेल्स में, अगर साइन थीटा को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा, क्योंकि मेरे दोस्त कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और बराबर आपको दिया है कॉस थीटा कॉस अल्फा। तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, 90 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा, तो 90 डिग्री को आप लिख सकते हो पाई बाई 2, तो थीटा प्लस अल्फा बराबर आपका हो गया 90 डिग्री। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, बोल रहा है कि दीपक की उम्र जो है 6 वर्ष पहले अशोक की उम्र के 3 गुनी थी। देखो, यहाँ पर दीपक है और यहाँ पर अशोक है। ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि दीपक की उम्र 3 गुनी है किससे, अशोक से, यानी अशोक 1 यूनिट रहा होगा तो दीपक 3 यूनिट रहा होगा। ठीक है, रेशियो के टर्म्स में लिख देते हैं। बोला है कि दीपक की उम्र जो है 6 यानी 6 साल बाद अशोक की उम्र से 9/7 गुनी हो जाएगी। यानी 6 वर्ष बाद की अगर बात जाएंगे, 6 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो ये अशोक का उम्र का ये 9/7 हो जाता है, तो दीपक हो जाता है 9 और अशोक हो जाता है 7 यूनिट। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि आज दीपक की उम्र कितनी है। तो आपको हमेशा बताते हैं कि 6 वर्ष, 12 वर्ष, 24 वर्ष, लाख, करोड़, हजार वर्ष, जो दीपक और अशोक के बीच का डिफरेंट रहेगा वो वर्तमान में देखेंगे या फिर 10 साल के बाद देखेंगे, उसको बराबर ही रहना पड़ेगा। जैसे देखो, ये 3 और 1 के बीच 2 का डिफरेंट, और 9 और 7 के बीच 2 का डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर तो डिफरेंट बराबर है, तो हमें बराबर कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, अगर टोटल में हम डिफरेंट देखना चाहें तो यहाँ पर देखो, तो 7 में से 1 गया 6, या फिर 9 में से 3 गया 6, तो 6 यूनिट का डिफरेंट। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 6 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद, यानी कि 12 यूनिट का 12 वर्ष का डिफरेंट। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपको हो गया 2 वर्ष। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि दीपक की उम्र कितनी है, कब, आज, यानी वर्तमान में। तो दीपक कितना है 3 यूनिट, तो 3 दूना के कितना हो जाएगा 6, लेकिन ये 6 वर्ष पहले का उम्र है, हमें वर्तमान में जाना है, तो 6 वर्ष जोड़ दो यानी कि 12 वर्ष। ये सब तो आपको बहुत बार बता चुके हैं मेरे दोस्त, शायद ये 5-7 सेट में तो आ ही गया होगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और उसको हम लोग डिटेल्स में बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3, बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर 23 हो, तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटे में एक्स के पावर 4 बराबर कितना होगा 529 माइनस 2, यानी कि 527। देखो कैसे, अगर होता है x प्लस 1 बटे में x बराबर k, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर बराबर हो जाता है k स्क्वायर माइनस 2। अगर उसी को हम लिखना चाहें x के पावर 4 प्लस x बटे में x के पावर 4, तो k स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2, आप जितना मर्जी चाहें उतना तक लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे में एक्स स्क्वायर का वैल्यू 23, तो यहाँ पर x4 प्लस 1 बटे में x4 बराबर कितना हो जाएगा k स्क्वायर, इसको k माने तो 23 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 529 माइनस 2 आपका 527। ये सब तो सबको पता होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4, बोला है कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए कहानी की 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि 76 और खर्च कर दिया जाएगा, यानी 76 और खर्च करके वह 14 किताब जो है अधिक खरीद सकता है। ठीक है, 14 किताब अधिक खरीद सकता है और प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है, तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या है। प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या है, तो हम मान लेते हैं कि प्रत्येक किताब का औसत मूल्य x है। ठीक है, यहाँ पर रुके रहिएगा, यहाँ पर ठीक है x है। तो अब बोल रहा है कि वह 50 किताबें खरीदता है, तो x x x x x x मूल्य की 50 किताब रहेगी, तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा 50x। ठीक है, 50x। अब बोल रहा है कि 76 रुपया और खर्च करता तो 14 किताबें अधिक खरीद पाता। तो इस पर अगर 76 रुपया और खर्च कर दिया जाएगा तो कितना किताब खरीद लेगा 50 10 60 4 64, तो 64 किताब खरीद लिया जाता और प्रति किताब औसत मूल्य जो है 1 रुपया
कम हो जाता। तो अब टोटल किताब का मूल्य कितना हो गया, x-1। ये हो गया आपको औसत, और औसत मल्टीप्लाई बाई संख्या बराबर होता है आपको योग, तो निकल जाएगा मूल्य। आराम आराम से समझो कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी के लिए 50 किताबें खरीदता है, लेकिन वह पाता है कि 76 रुपया और खर्च करेंगे तो वह 24 किताब और खरीद लेंगे, अरे 14 किताब और खरीद लेंगे, तो प्रति किताब औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाएगा। तो उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक किताब का औसत मूल्य क्या है, तो हमने मान लिया कि प्रत्येक किताब का औसत मूल्य x रुपया है। तो 50 किताब खरीदेगा तो x मूल्य का 50 किताब खरीदेगा तो टोटल रुपया उसके लिए हो जाएगा आपको 50x। लेकिन उसको बोल रहा है कि 76 रुपया और खर्च करता है। जब 76 रुपया हम ऐड कर लेते हैं तो 50 और 14 और किताब खरीद लेता है। तो 14 कितना हो गया, 50 10 60 4 64 किताब। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है। तो पहले औसत x था, अब x-1 हो गया। ठीक है, तो x-1 से 64 में आप मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल मूल्य आ गया। तो टोटल मूल्य बराबर टोटल मूल्य कर दिए। तो अब पूछ रहा है कि औसत मूल्य, तो x का वैल्यू निकालना है। कितना आसान है, देखो तो 50x प्लस, यहाँ पर तो सिर्फ कैलकुलेशन है, 76 बराबर 64x-64, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 50 में से आप 64 में से 50 गया, 50 10 60 14x, 76 में 64 जुड़ जाएगा तो 6 4 10 6 7 13 1 14 140। तो x बराबर आपका आ गया 14 दहा में यानी 10। प्रत्येक किताब का औसत मूल्य 10 रुपया था। अगर इस क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, इसको मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको लॉजिकल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको मैंने डिटेल्स में किया है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन को किया है, और उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और आपको ये बताया हूँ कि कैसे ये ऑप्शन गलत है और कैसे सही है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जाकर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और एक ही क्वेश्चन को डिस्कस किया है और उसको देखेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि यदि कोई धन 16 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। देखो, बहुत लॉजिकल और सामान्य क्वेश्चन यानी जनरल क्वेश्चन है। कोई धन 16 वर्ष में दोगुना होने का मतलब है कि 100 रुपये की राशि है तो ए हो गई आपको 200 रुपये। ठीक है, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया प्रिंसिपल। तो एसआई कितना हो गया, अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच का डिफरेंस, यानी 100 रुपया आपका अमाउंट हो गया। सॉरी सीआई एसआई हो गया, माफ कीजिएगा, एसआई होगा क्योंकि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। और आपको हमेशा मैं बताता हूं कि एसआई में RT% छुपा होता है, यानी इसको बोले तो TR% छुपा होता है। तो इसमें बोल रहा है कि 16 वर्ष, तो इसमें अगर 16 वर्ष हम निकाल देते हैं तो R कितना हो जाएगा, तो 100/16, क्योंकि RT% तो इसमें छिपा है। आपको हमेशा बताते हैं कि एसआई में RT% छिपा होता है, क्योंकि एसआई बराबर होता ही है मूलधन का RT%। ठीक है, तो इसमें आपको छिपा है RT%, तो आपको T 16 है तो R% कितना हो जाएगा, 100/16%। ठीक है, इतना हो गया। अब बोल रहा है कि वह 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो अब हम एसआई निकालना चाहें तो मूलधन कितना है, 100। यहां पर कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं, 100। समय कितना है, 8 वर्ष। मूलधन मल्टीप्लाई बाई समय मल्टीप्लाई बाई दर कितना आ गया, 100/16, और यहाँ पर परसेंटेज के लिए हो जाएगा 1/100। ठीक है, मूलधन गुणे समय गुणे दर लिखते हैं और दर बट्टे में 100 लिखते हैं। क्यों 100 लिखते हैं, क्योंकि परसेंटेज को हटाते हैं तो बट्टे में 100 लिखते हैं। ठीक है, तो एसआई बराबर आपका इतना हो गया, कितना, 100 से 100 कैंसिल, 8 दूना के 16, 2 से आपका हो गया 50, एसआई आ गया 50। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 50 रुपया एसआई है और अमाउंट प्रिंसिपल आपको 100 रुपया है, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई इज इक्वल टू अमाउंट यानी कि मिश्रधन। तो मिश्रधन हो गया आपको 150। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 100 रुपया 150 हो गया, कितना गुना हो गया, अपने से सोचो तो, 1.5 गुना हुआ। अरे मेरे दोस्त 100 से 150 हो गया राशि, तो 1.5 गुना हुआ, तो आपका हो जाएगा 1.5 गुना। 1.5 खोज लीजिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप लोग 2 बार देखने की कोशिश कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि कोई धन 2 वर्ष में 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपया हो जाती है तो मूलधन बताएं। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, रेशियो मेथड से बना देते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10, तो सीआई कितना हो जाएगा आपको, 10 से हो जाएगा 11। यहाँ पर लिखना चाहें
10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से राशि हो जा रही है 11 और समय है आपको 2 वर्ष, तो स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया आपको 100, ये हो गया आपको 121। तो ये आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? मूलधन। ये आपको रिप्रेजेंट करता है अमाउंट, और बीच वाला आपको रिप्रेजेंट करता है CI। ठीक है, क्या दिया है? बोल दिया है 1331 रुपया हो जाती है, तो 121 का वैल्यू दिया है 1331, तो कितना गुना है? 11 गुना। आप सोचोगे कि 11 गुना डायरेक्ट कैसे कर दिया? अरे मेरे दोस्त, 11 का क्यूब होता है 1331, तो 11 का स्क्वायर 121 है, तो फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1331 नहीं आ जाएगा। थोड़ा सा अपने से भी दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो 11 का मल्टीपल हो गया 1331, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 11। तो अब पूछ रहा है कि मूलधन बताएं, तो मूलधन में 11 से गुणा कर दो, 11 यानी 11 पर डबल 0, 1100 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये होता है आपको तरीका क्वेश्चन बनाने का। आइए क्वेश्चन नंबर 8, बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू तथा पी एक्स स्क्वायर माइनस 3px माइनस 15q इज इक्वल टू 0 का एचसीएफ एक्स माइनस 3 हो, तो पी और क्यू का क्रमशः मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर एचसीएफ एक्स माइनस 3 है, तो अगर x माइनस 3 एचसीएफ है, तो एचसीएफ से तो संख्या कटेगा, क्योंकि वो दोनों संख्या दिया है, तो एचसीएफ से संख्या कटेगा, तो संख्या को कटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? x माइनस 3 बराबर 0 मानकर आपको इक्वेशन को हल कर लेते हैं, और x का वैल्यू जो आता है वो आपको इक्वेशन में रख देते हैं, क्योंकि समीकरण सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि उसका एचसीएफ जो है x माइनस 3 दिया है। तो आपको पता है कि जो संख्या दिया रहती है वो एचसीएफ से कटती ही कटती है। ठीक है, तो x बराबर हम 3 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 प्लस 3p बराबर q, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा 5, 3 3 9 5 45, 45 माइनस 3 3 9, अरे p का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 3 9 x 9 9 9 p, माफ कीजिएगा x का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया, तो 3 3 9 p और माइनस 15q, ठीक है, बराबर 0। तो इसी को मान लेते हैं माइनस q बराबर 0। ठीक है, देखो तो समीकरण हल करो, तो ये हो गया 2। अगर हम यहाँ पर देखें, एक में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 27 और 3 3 9 p और माइनस 3q बराबर 0, और 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, आपको 45 27 कितना हो जाएगा? 7 5 12 के 2 और 4 2 6 1 7 72 72, ये कितना हो जाएगा? 15 3 18, 15 और 3 18 q बराबर 0। तो q बराबर क्या आ गया? ये 72 जाएगा तो आपको निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव आप निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, या फिर 18 q बराबर लिख लो ना यार, 72 और q बराबर हो जाएगा 4। तो q बराबर 4 किस में है? यहाँ पर p q क्रमशः पूछ रहा है, तो q बराबर 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो a होगा या फिर d होगा। ठीक है, तो हल करो, तो q बराबर 4 किसी में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट कर लीजिए पहले इक्वेशन में, तो हो जाएगा 9 प्लस 3p माइनस q बराबर 0। तो q कितना है? 4 है, तो 4 पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, तो p बराबर हो जाएगा -5/3। तो आपका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन था, और आपको दिमाग लगाना है कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ से दी गई संख्या कटती ही कटती है। ठीक है, यही दिमाग लगाना था और कुछ नहीं, और ये तो इक्वेशन हल करना है और कुछ नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 9, बोला है कि एक ब्याज दर 13% से घटाकर 12.5% हो जाने के कारण उधार दिए गए किसी राशि पर मिलने वाले सालाना आय में 104 की कमी आ जाती है, तो मूलधन क्या है? देखो तो परसेंटेज में आपको 0.5% की कमी, लेकिन आपको राशि में दिया है 104 की कमी, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 104/10.5, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 104/10.5, यानी 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 दशमलव हटा करके। ठीक है, तो 10 और मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, 104 दूना के 208, और 208 पर 2 0, आपका आंसर हो गया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आइए 10, बोला है 1 में रूट माफ कीजिएगा 3 माइनस रूट 8 और -1 में रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस इतना 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 है, तो आपको वैल्यू बताना है कि 2 3 के बीच में है, 3 से अधिक है, 0 है, 0 1 के बीच में। देखो तो इसका परिमेयकरण कर दो, तो 3 माइनस रूट 8 का कंजुगेट क्या होगा? अरे मेरे दोस्त, परिमेयकरण कैसे करते हैं? जो आपको संख्याएं दी रहती है हर में,
उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं और उसी को बोलते हैं कि रेशनलाइजेशन हो गया, यानी कि परिमेयकरण हो गया। ठीक है, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस अंडर रूट 8, तो 1/3 माइनस रूट 8 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस रूट 8 बट्टे में 3 प्लस रूट 8। इसका कंजुगेट हो जाएगा 3 प्लस रूट 8, क्योंकि यहाँ पर है 3 माइनस रूट 8। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1/√8 माइनस रूट 7, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7 बट्टे में रूट 8 प्लस रूट 7। ठीक है, तो एक चीज आपको कॉमन देखने के लिए मिल रहा है कि 3 a माइनस बी और a प्लस बी का नीचे होल स्क्वायर आ जा रहा है, होल स्क्वायर नहीं माफ कीजिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जा रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जा रहा है और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन के आपको 1 हो जा रहा है। जैसे देखो ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया आपको a प्लस बी। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 आपको हो जाएगा 1। यहाँ पर भी देखिए तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर 8 और अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 8 में से 7 गया आपको 1, तो नीचे का सब 1 हो गया, तो हमें नीचे का कैलकुलेशन क्यों करेंगे, ऊपर का ही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 कंजुगेट उसका, और ये हो जाएगा माइनस रूट 6, ये आपको माइनस में है रूट 6 प्लस रूट 5 और ये हो जाएगा प्लस रूट 5 माइनस माइनस है, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 4 प्लस 4। ठीक है, इतना हो गया। देखो तो क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर देखो तो ये तो आपका 1 हो गया, इसको मारो गोली, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा आपको 3 प्लस रूट 8। ठीक है, और ए हो गया आपको रूट 8, तो रूट 8 यहाँ पर माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले लगा है, तो रूट 8 कैंसिल। यहाँ पर है रूट 7 आपको माइनस में है तो माइनस हो गया, प्लस कैंसिल हो गया, प्लस ये आपको रूट 6 आपको माइनस में है तो कैंसिल है, प्लस यानी माइनस में है रूट 5 और ये प्लस कैंसिल, तो आपको बचा 3 प्लस रूट 4 यानी कि 2, तो आपका रिजल्ट आ गया 5, और 5 मतलब क्या, 3 से बड़ी। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है मेरे दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ परिमेयकरण के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको ज़्यादा समझने लायक इसमें है नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 11, बोला कि एक व्यापारी 50 किलो चीनी है, यानी उसके पास 50 किलो चीनी है, जिसमें से वह कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है और बाकी 18% पर बेचता है, और उससे पूरे सौदे में 14% का लाभ होता है, तो 18% लाभ पर बेचे गए चीनी की मात्रा का पता लगाएं। मेरे दोस्त, आपको एक चीज मैं हमेशा बताता हूं कि जब दो चीज दिया रहे और टोटल दिया रहे तो ये एलिगेशन लगाने का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक भाग को बेच दिया 8% लाभ पर और 18 बाकी 18 को बेच देता है, सॉरी 18% बाकी बेचता है 18% लाभ पर, कुछ भाग 8% लाभ पर बेचता है और 18% बाकी बेचता है, यानी 18% लाभ पर बाकी को बेच देता है। लैंग्वेज भी कुछ अजीब गरीब तरीका से लिख देता है। ठीक है, और टोटल पर उसको 14% का लाभ होता है, तो हो गया टोटल। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, एलिगेट कर दीजिए, तो 18 में से 14 गया 4 और 14 में से 8 गया 6, रेशियो कितना आ गया 2:3, और टोटल का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 50 किलो चीनी। ठीक है, यानी 5 का वैल्यू 50, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, अरे मेरे दोस्त 5 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 50 किलो चीनी, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 10 में 50 यानी 10 किलो चीनी। तो आप पूछ रहा है 18% लाभ पर बेचे गए चीनी की मात्रा का पता लगाएं, तो 18% लाभ पर कितना बेचा गया है 3 यूनिट, तो 3 दाम में 30 किलो आपका चीनी बेचा गया है 18% लाभ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12, बोला 1 2 3 4 अंकों का प्रयोग से 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है जबकि अंकों का प्रयोग दोबारा हो। देखो तो 3 अंक की संख्या बनानी है, तो ये 3 अंक की संख्या बनानी है, तो यहाँ पर अगर इन संख्याओं को भरना चाहो आप 1 2 3 4 को, तो इसके लिए 4 तरीका हो जाएगा, यानी 4 तरीका 4 वेज। अगर इसमें भी भरना चाहो तो ये चारों संख्या आ सकती है क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, यहाँ पर साफ साफ बोला है क्वेश्चन की जबकि अंकों का प्रयोग दोबारा हो सकता है, तो इसके लिए भी 4 तरीका, और यहाँ पर भी भरना चाहे तो इसके लिए भी 4 तरीका। तो टोटल तरीका कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 चौके 16 चौके 64 तरीका। ठीक है, और सॉरी कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 64 संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13, बोला है 20%, 15% और 10% के उत्तरोत्तर छूटों की एकल छूट कितने के बराबर है। या तो रेशियो मेथड बनाइए, या फिर 100 मान के बनाइए, या फिर AB फार्मूला से बनाइए,
कैसे भी बनाइए लेकिन क्वेश्चन को बनाइए जरूर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पिछला सेट में मैंने बनाया था रेशियो मेथड से, आज बना रहे हैं 100 मानकर, और नेक्स्ट वीडियो में अगर इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो उसको बनाएंगे ये भी फार्मूला से, ठीक है। तीनों आपको आ जाना चाहिए, और भी कुछ नियम होगा तो उससे भी बनाया जाएगा। जैसे देखो 100 मान लेते हैं और 100 पर 20% छूट दे दिया तो 80 हो गया, और 80 पर आपको 15% छूट दिया तो 80 का 10% होता है 8, और 5% हो जाएगा आपको, 80 का 10% होता है 8 और 5% होता है 4, तो 8 4 12 आपको माइनस हो जाएगा, तो 80 माइनस 12 आपका कितना बचा 68, और 68 में आपको 10% और छूट देना है, तो कितना हो जाएगा 68 का 10% हो जाएगा आपको 6.8, तो 68 माइनस 6.8 कर लीजिए तो हो गया 2, और ये हो गया 17 में से 7 में से 6 गया 1, और ये हो गया 61.2 हो गया, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि उत्तरोत्तर छूटों के एकल छूट कितने के बराबर। देखो तो इतना छूट देने के बावजूद आप 100 से ही डायरेक्ट छूट दोगे तो कितना आपको है 38.8, 38.8, इतना छूट देने के बजाय आप इतना छूट दे दो ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 38.8 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, समतुल्य बट्टा इसको भी बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14, बोला है कि एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 20% की बढ़ोतरी होती है। देश के नए कानून के अनुसार लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क कर दी जाती है, और पिछले साल इकट्ठा की गई फीस के बराबर रुपए इकट्ठा करने के लिए लड़कों के फीस में 25% की बढ़ोतरी की गई है। तो इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है। देखो बेवकूफ़ों ने क्या किया है, पहले कॉलेज में जो छात्र था यानी कि 100% रहा होगा, अब बोल रहा है कि कॉलेज में छात्रों की संख्या 20% बढ़ोतरी हो गई है, और बढ़ोतरी हो गई है तो सरकार ने एक कानून लगा दिया है कि लड़कियों से पैसा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो कहा ठीक है भाई, लड़कियों से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन जितना हमें पिछला साल हमें इनकम हुआ था इस कॉलेज से उतना हमको होना चाहिए। तो क्या किया प्रिंसिपल, मान लीजिए प्रिंसिपल का ये सब कारनामा है, वो लड़का पर 25% एक्स्ट्रा ठोक दिया कि 25% तुम लोग ज़्यादा दोगे, तो अब तो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूछ रहा है कि नए साल में लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात क्या है। देखो यानी बॉय प्लस गर्ल्स की बात करें, यानी जितना संख्या रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको उसका इनकम होगा, प्रिंसिपल का या फिर कॉलेज का इनकम होगा। तो बोल रहा है 20% का बढ़ोतरी हो गया, यानी 120 हो गया, तो 120 बाई 100। लेकिन बोल रहा है कि बॉयज़ में 25% फीस की बढ़ोतरी की जाती है, यानी यहाँ पर बॉयज़ है तो बॉयज़ में 25% यानी 125 बाई 100 हो गया। तो अब पूछ रहा है कि इस साल लड़कियों की तुलना में लड़कों का अनुपात, तो लड़कियों की तुलना जब भी कर दिया तो लड़की रहेगी नीचे और लड़का रहेगा ऊपर, और इसी का आपको रेशियो निकालना है, बॉय रेशियो गर्ल्स, ठीक है। देखो तो 20 छक्के 120, 20 पाँचे 100, 25 पाँचे 125, 25 चौके 100, 5 5 कैंसिल, 2 तिहाई 6 और 2 दूना के 4, तो इसे गुणा कर लीजिए, हो जाएगा 2b प्लस 2g बराबर 3b। तो ये कितना हो गया, देखो तो 3b में से b गया, आपको b बराबर हो गया 2g, तो b बटे में g कर दोगे, b बटे में g तो कितना हो जाएगा 2:1, यानी 2 बटे में 1, तो आपका रेशियो हो गया 2:1, ठीक है। लॉजिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 15 बोला कि एक वैन जो है यानी गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तथा फिर 25 किलोमीटर घंटा की दर से प्रति घंटा की दर से पुनः 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए गाड़ी की औसत गति ज्ञात करें। देखो बहुत सिंपल होता है, एक तो आप इसे बेसिक से बना लो वही बात, और एक आप इसे नियम कानून लगा के बना लो जो प्रचलन में है। तो दोनों से मैं बना देता हूँ, या फिर एक से बना देता हूँ, एक से आप लोग बना लीजिएगा। बेसिक से तो सबको बनाने आएगा कि टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, अगर डी का रेशियो देखा जाए तो डी का रेशियो कितना दिया है, डी का रेशियो, फिर तो वही बात आ जाएगा मेरे दोस्त। डायरेक्ट आप बना दो भी एवरेज ए भी ई बराबर सेम टू सेम आ जाएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक से बनाओ या फिर उस नियम से बनाओ, वो तो और लेंदी हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा भी दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बेसिक से ही बता दे रहा हूँ। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस 80 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो 80 20 100 100, अरे 80 20 100 105 टोटल डिस्टेंस हो गया।
और टोटल टाइम तो बोल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 25 किलोमीटर, तो इसके लिए टाइम हो जाएगा 25/20 और प्लस, और ये बोल रहा है कि 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से 80 किलोमीटर, तो 80/25। ठीक है, तो घटा लीजिए। यहाँ पर कुछ कट भी नहीं रहा है क्या यार, कैलकुलेशन तो भयंकर आ गया। 50 25 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा 5 से 16 बार में, 5 से 5 बार में, तो कैलकुलेशन कीजिए। बहुत कैलकुलेशन आपको लेंदी आ गया, तो हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई बाई 5 चौके 20 और बट्टे में हो जाएगा 50 25 प्लस 16 चौके 64, 25 प्लस 64 यानी 5 4 9 6 2 8 89। ठीक है, इतना आ गया, आपको आके मामला फंस गया, क्योंकि 89 आपको एक प्राइम नंबर है, तो कटे वटेगा नहीं, आपको देना पड़ेगा डायरेक्ट भाग, इसके सिवा कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मामला हो जी तो गड़बड़, कुछ उपाय लगाइए, भाग देने के अलावा कुछ उपाय लगाइए। यहाँ पर ऑप्शन भी बहुत करीब करीब है, आप डायरेक्ट भी नहीं मार सकते। 23.6 23.7 माइनर आपको ऑप्शन है, दोस्त इसको भाग दे लीजिएगा, इसके अलावा आपको कुछ नहीं है। या फिर उस नियम से बनाकर देखें, उस नियम से बनाएंगे तो भी आपका यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। अगर हाँ तो लिख कर जरूर दिखाइएगा कि कितना आपका आंसर आ रहा है एग्जैक्ट, और कोशिश कीजिएगा कि आप कैलकुलेशन, आप गुणा जो होता है वो आप मोबाइल का यूज़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, आपको अपने माइंड से करना है, जैसे आप लगभग में मानकर कीजिए या फिर कुछ और मेथड से कीजिए। डिजिट सम से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर भयंकर 8 9 आपको प्राइम नंबर दे दिया है 89। ठीक है, तो डिजिट सम से होगा नहीं, यूनिट डिजिट से होगा नहीं, क्योंकि यूनिट डिजिट आपको होगा नहीं। यहाँ पर 89 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आके सब खेले बिगाड़ दिया। ठीक है, आप कुछ भी करो, देखो कैसे आपका कैलकुलेशन आता है, करके देखिएगा और लाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ये रहेगा आपको SW। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 बोला एक समबाहुभुज का बाह्य कोण 72 डिग्री है, तो तदनुसार उसके सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। देखो तो n बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड बराबर 360 बटे में ठीटा, तो 360 बटे में 72 कितना हो जाएगा, 72 पाँचे 5 दूना के 10 5 7 35 1 36। ठीक है, 72 पाँचे, तो n बराबर 5 आ गया। तो पूछ रहा है कि उसके सभी अंतः कोणों का योग, तो अंतः कोणों का योग क्या होता है, सभी अंतः कोणों का योग होता है आपको n इंटू n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, और सॉरी सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग ना तो सिर्फ होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 में से 2 गया आपको 3 और मल्टीप्लाई बाई 180 यानी 18 3 54 540 डिग्री आपका आंसर हो गया। फार्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा नहीं बनेगा, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, 18 आ गया क्या एक ही बार। बोल रहा है कि 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ती है और 140 मीटर लंबा पुल पार करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो जितना समय रेलगाड़ी को लगेगा उतना समय ही आपको क्वेश्चन बनाने में लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, रेलगाड़ी पुल के साथ साथ अपना लंबाई भी पार करेगी, तो इसके लिए डिस्टेंस हो गया 360 प्लस 140 500 मीटर, 500 आपको ये हो गया डिस्टेंस। और पूछ रहा है टाइम, तो डिस्टेंस बाई चाल आपको टाइम हो जाएगा, तो 45 किलोमीटर पर आवर दिया है, हमें सेकेंड में पूछा है, तो इसको हम मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं। तो मीटर पर सेकेंड के लिए क्या किया जाता है, 5/18 से गुणा, तो 5/18 से गुणा करने के बजाय आप 18 से ऊपर भाग दे दो। ठीक है, सॉरी 18 से ऊपर गुणा कर दो, अब काट कुट लो, आपका आंसर हो जाएगा 9 दूना 18 9 5 45 5 से 100 बार में 5 20 से और 20 दूना के 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड नहीं लगना चाहिए मेरे दोस्त, रेलगाड़ी को 40 सेकेंड लग गया, लेकिन आपको 40 सेकेंड नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने में, आपको 10 सेकेंड काफी है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 बोला है 720 रुपये की धनराशि A B C में इस प्रकार बांटी जाती है कि A B और C को मिली राशि के योग का 4/5 ला देता है। देखो 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 यहां पर समझो, A जो है B प्लस C को जितनी राशि मिली उसका 4 भागे ला देता है और 5 A लाता है। क्योंकि बोल ही रहा है क्वेश्चन की A, थोड़ा सा रुके रहिएगा क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यार। A B और C को मिली राशि के योग का 4/5 होता है, तो B और C का हो जाएगा 5 और A का हो जाएगा 4 यूनिट।
अब बोल रहा है कि बी सी का 2/3 पाता है। देखो तो बी जो है सी का 2/3, तो सी का 2/3, तो 2 हो जाएगा आपको बी और सी हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि ए बी सी क्रमशः कितना है, तो रेशियो को सबसे पहले बराबर करो। देखो तो, और यहाँ पर रेशियो बराबर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बी सी आपको 5 हो जा रहा है यूनिट, यहाँ पर बी सी 5 यूनिट है, बी सी का अलग अलग रेशियो है, और ए आपको है, तो ए आपको लिख दो 4 और बी 2 सी 3, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको सेट करके दिया गया है। तो पूछ रहा है कि ए बी सी क्रमशः कितना है। सबसे पहले ए निकाल लेते हैं, तो ए कितना हो जाएगा 4, टोटल कितना है 4 2 6 3 9, और 472 रुपया में बांटना, 470 रुपया में 720 रुपया हम बांटना है। ठीक है, तो 9 8 72, 8 चौके 32, ए को मिला 320 रुपया, और बी को कितना मिलेगा 2/9 मल्टीप्लाई बाई 720, यानी 9 8 72 160 रुपया। 320 160 वाला ऑप्शन ले लो ना यार, 320 160 ये हो जाएगा, और सी को मिलेगा 240 रुपया। अपने से मार लो, क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन में डायरेक्ट कॉमन मिल नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है कि 6 7 8 9 5 6 7 4 8 9 5 9, इन आंकड़ों का रेंज क्या है, परास क्या है। ठीक है, रेंज, तो रेंज कैसे निकालते हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी सबसे बड़ी जो संख्या है यानी कितना है 9, और सबसे छोटी कितना है यार, छोटी लग रहा है 4 है, इससे छोटा नहीं है, तो 9 और 4 के बीच डिफरेंस कितना हो गया 5। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 बोला है किसी कक्षा में 15 छात्र हैं और उनका औसत भार 32 किलो है। ठीक है, 15 छात्र का औसत भार है 32 किलो। एक अन्य कक्षा में 20 छात्र हैं। ठीक है, एक अन्य कक्षा है, इसमें 20 छात्र हैं और इसका औसत नहीं दिया। ठीक है, और दोनों कक्षाओं का औसत भार आपको 28 किलो है। तो दोनों कक्षा में कितना स्टूडेंट हो गया, 15 20 35, यानी 35 का आपको औसत हो गया 28। तो बोल रहा है कि 20 छात्रों वाली कक्षा का औसत क्या है, यानी 20 छात्रों वाली कक्षा का औसत हम मान लेते हैं x है। तो एक ही चैप्टर अभी तक मैंने पढ़ाया है, जब तक से मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हूँ सिर्फ एक चैप्टर पढ़ाया हूँ, वो है एवरेज। ठीक है, और एवरेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, जाइए और वहाँ से जाकर आप इसका कंसेप्ट सीखिए। और यहाँ पर मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जिसे देखो कि हम यहाँ पर सबसे तो पहले तो रेशियो में इसको छोटा कर लेते हैं, तो 5 या 15, 5 चौके 20, 5 25, हम मान लेते हैं कि ये चारों का जो एवरेज है वो टोटल के बराबर है, यानी 28 के बराबर है। आपको कंसेप्ट सिखाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। RS अग्रवाल बुक करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, 3 पार्ट में आपको डिवाइड है। ठीक है, बट यहाँ पर समझिए, तो हम मान लेते हैं कि इन चारों का यक्स है, तो यक्स का वैल्यू हम मान लेते हैं कि 28 है, इसका एवरेज 28 है। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 32 है, तो इसको भी मेंटेन होना पड़ेगा, इसको भी 28 होना पड़ेगा। तो 32 से 28 करना है, तो 32 में से कितना माइनस कर लोगे, आप कहोगे कि सर 4 माइनस कर लेंगे। तो 4 जब 1 में माइनस करोगे तो यहाँ पर संख्या 3 है, यानी 3 स्टूडेंट है। यहाँ पर 15 छात्र था, तो मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दिया हूँ, तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट है, तो 4 4 4 4 तीनों में कम करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग देखिएगा, समझ में तो आ जाना चाहिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि कक्षा का औसत भार क्या है, तो इतना जो कम ज़्यादा आया उसको तो हम चारों में बांटेंगे, क्योंकि कक्षा का औसत भार पूछा है 20 छात्रों वाली कक्षा का, तो औसत का मतलब ही होता है कि बराबर बराबर कर दो, किसी को कम ज़्यादा मत करो। तो ये हो गया 4। ठीक है, तो 4 4 कैंसिल, 28 में से 3 गया, कितना हो गया 25। आपको सिर्फ और सिर्फ जो इतना लिखने में टाइम लगेगा, कैलकुलेशन में आपको मानिए कि 2 सेकेंड लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 बोला कि एक बंदर 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 अनोखा है भाई, देखो क्या कर रहा है बंदा। एक बंदर बांस के एक खंभे सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, 3 सेकेंड में 4 फीट चढ़ता है। 3 सेकेंड में कितना चढ़ गया 4 फीट। अगले 2 सेकेंड में 2 फीट नीचे घुसक जाता है, फिसल जाता है। देखो, और खंभा 18 फीट ऊंचा है, तो कितनी देर में बंदर जो है खंभे की चोटी पर पहुंच जाएगा। यह 18 मीटर का खंभा है, और 3 सेकेंड में यह चढ़ा 4 फीट, ये लिया 3 सेकेंड। और बोल रहा है कि 3 सेकेंड में 4 फीट चढ़ता है तथा अगले सेकेंड में 2 फीट नीचे घिसक जाता है, यानी जैसे ही 1 सेकेंड और चढ़ने की कोशिश किया तो यहाँ पर चढ़ा नहीं और सारा 2 नीचे पीछे आ गया। ठीक है,
यानी 2 फीट आपको नीचे आ गया। तो आपको यहाँ पर 1 सेकेंड में 2 यूनिट, आपको 2 फीट नीचे आ गया। तो अगर हम देखें चाहे यहाँ पर, इसको छोड़ो, इसको मारो गोली, यहाँ से मत समझो। 3 सेकेंड में 4 फीट चढ़ा और अगला 1 सेकेंड में 2 फीट नीचे खिसक गया। तो अगर 1 सेकेंड और बात किया जाए तो 2 फीट नीचे खिसक गया। ठीक है, तो आपको 4 सेकेंड का अगर टोटल लेखा जोखा देखा जाए बंदर को, तो वो आपको 2 फीट चढ़ रहा है। इतना तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। ठीक है, और हमें चढ़ना है 18 पर और बंदर को खंभे की चोटी पर पहुंचाना है, नीचे नहीं। ठीक है, तो मेरे दोस्त अंतिम जब छलांग लगाएगा बंदर, तो क्या कभी खिसकेगा? तो आप बोलोगे नहीं। तो मेरे दोस्त अंतिम छलांग लगाने के लिए आप अंतिम के लिए बचा कर रखो कि वो जो 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड में 4 फीट चढ़ेगा और अब नहीं खिसकेगा। तो हम मान लेते हैं कि 4 फीट यहाँ से खिसका लिए। ठीक है, यानी 4 फीट माइनस कर लिए, यानी उसको 14 फीट पर चढ़ाते हैं पहले और अंतिम छलांग लगाएगा तो 18 फीट पर पहुंच जाएगा और उसके बाद तो खिसकेगा नहीं। तो आपका काम बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 साते आपको 14 फीट पर चढ़ा दिए, तो समय कितना हो गया? 7 चौक 28 सेकेंड, 28 सेकेंड। और जैसे ही 3 सेकेंड और बंदर लेगा तो 28 प्लस आपका हो जाएगा 3 यानी 31 सेकेंड और बंदर 14 प्लस 4 18 फीट चढ़ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन साफ बोला है कि बंदर जो है 3 सेकेंड में 4 फीट ऊपर चढ़ता है। ठीक है, ये होता है आपका कंसेप्ट। सबसे पहले आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो बंदर को क्या कीजिएगा कि जितना अगर पहले सेकेंड में चढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर 3 सेकेंड में 4 फीट, तो उसको आप लोग माइनस करके टोटल में से जरूर रखिएगा, क्योंकि बंदर जब अंतिम पायदान पर चढ़ेगा, छलांग मारेगा तो खिसकेगा नहीं। ठीक है, ये बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। और इस क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इस पर मैं कहिएगा, मैं मुझको इस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22। बोला एक वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, जिनकी भुजाओं की लंबाई पी क्यू 2 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर और आर एस 4 सेंटीमीटर है, पी एस की लंबाई। मान लीजिए कि ये चतुर्भुज है। ठीक है, और एक वृत्त है और इसके चारों भुजाओं को यह स्पर्श करता है। यहाँ पर इलिप्स में बना दिया, लेकिन आप लोग इसको सर्किल समझिएगा। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि एक वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं पर स्पर्श करता है। यहाँ पर सभी भुजा पर मान लीजिए स्पर्श कर ही रहा है। ठीक है, तो अब आपसे दिया है कि जिसकी भुजाओं की लंबाई पी क्यू 2 सेंटीमीटर, क्यू आर 3 सेंटीमीटर और आर एस 4 सेंटीमीटर, तो पी एस की लंबाई क्या होती है? तो मेरे दोस्त जब भी आपको चतुर्भुज के अंदर वृत्त खींचा जाए और वृत्त चतुर्भुज के चारों भुजाओं को स्पर्श करे ना, तो चतुर्भुज के सामने की भुजाओं का योग और अदर 2 सामने की भुजाओं का योग, यानी आमने सामने की भुजाओं का योग जो होता है बराबर होता है। जैसे देखो, यहाँ पर आमने सामने की भुजाओं का योग आपको 6 है और ये आमने सामने की भुजाओं का योग है आपको 3 + x, ये दोनों आपको बराबर होता है। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, या फिर चाहो तो इसे स्पर्श रेखा का कंसेप्ट लगाकर बना सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप कंपटीशन के छात्र हो, लॉजिकल सोचिए और थोड़ा सा फास्ट सोचिए। भले ही थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें को याद रखना पड़ जाए, लेकिन आप लंबा चौड़ा नहीं सोचिए। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या? क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है सुप्रीत और सुभाष, नाम तो बड़ा सुंदर सुंदर है। सुप्रीत लिखने भी नहीं आएगा यार, सुप्रीति है और सुभाष है। बोला सुप्रीति और सुभाष एक काम को मिलकर 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ये ले रहा है 36 दिन, और वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन काम समाप्त होने से 12 दिन पहले सुप्रीत काम को छोड़ देना पड़ता है, यानी सुप्रीत को काम छोड़ना पड़ जाता है और इसलिए काम समाप्त होने में उन्हें कुल 45 दिन लगे। तो सुप्रीत अकेली यानी लड़की है यार दोनों, मैं तो जाओ यार उन्हें कुल 45 दिन लगे। सुप्रीति अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? देखो 36 का अगर हम एलसीएम लिखना चाहें और इसका एलसीएम लेकर टोटल वर्क कंसीडर करते हैं
टाइम एंड वर्क में आपको एक ही चीज़ सिखाता हूँ कि जो दिया रहता है शुरुआत में उसका एलसीएम लीजिए और एलसीएम का आप लोग सबसे पहले टोटल वर्क कंसीडर कीजिए एलसीएम को, ठीक है। तो 36 आपको टोटल वर्क हो गया और इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1। तो अब बोल रहा है कि सुप्रीति जो है 12 दिन पहले ही काम छोड़ दी और टोटल काम समाप्त करने में 45 दिन लगता है। तो मेरे दोस्त, जब सुप्रीति 12 दिन पहले काम समाप्त होने से काम करना बंद कर दिया तो 45 दिन टोटल लग रहा है, तो 12 दिन इसको हटा देते हैं तो 33 दिन दोनों साथ साथ काम किया होगा। बोलो किया होगा, क्योंकि 12 दिन पहले सुप्रीति छोड़ देती है और टोटल काम 45 दिन में होना चाहिए था। तो 12 दिन तो वो दूसरा करेगा, सुभाष करेगा, लेकिन 12 दिन के पहले जितना काम था यानी 33 दिन तो दोनों किया होगा। तो एक के इफिशियंसी से 33 दिन करेगा तो कितना काम कर देगा, 33 यूनिट। तो काम टोटल 36 है, 36 में कर दिया 33 यूनिट तो कितना बचा, 3 यूनिट काम। अब पूछ रहा है कि अकेली उस कार्य को सुप्रीति को काम करने में अकेला कितना दिन लगा। तो मेरे दोस्त, लास्ट में 12 दिन पहले सुप्रीति छोड़ के जा रही है तो सुभाष काम कर रहा था, ठीक है। और यहीं आपको 3 यूनिट काम था जिसको सुभाष कितना दिन में किया, 12 दिन में किया, क्योंकि 12 दिन पहले सुप्रीति छोड़ चुकी है। तो टोटल वर्क बटे में डे आपको 1/4 आपको आ गया एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी, सुभाष का, सुभाष का। यहाँ पर थोड़ा सा बोर्ड में आपको दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, ठीक है। सुभाष का 1/4, तो टोटल का एफिशिएंसी 1 है और सुभाष का 1/4 हो गया। तो सुप्रीति का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 - 1/4 यानी कि 3/4। तो अब पूछ रहा है कि सुप्रीति जो है अकेली उस काम को कितना दिन में कर सकती थी, ठीक है। तो टोटल काम 36 था और सुप्रीति का आपको एफिशिएंसी आ गया 3/4। तो टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी बराबर डे, ठीक है। तो 36 बटे में 3 और बटे में 4 करें या ऊपर मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो 3 से 12 तिहाई 36, 12 4 48 दिन लेगा। कौन लेगा या लेगी, लेगी सुप्रीति लेगी, ठीक है। 48 दिन। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आप लोग 2 बार देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 24 आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बोला एक बिंदु आंतरिक रूप से 8, 9 और -7, 4 लाइन खंड को जोड़ने वाले को 2, 3 के अनुपात में विभक्त करता है तो बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो ए पॉइंट है 8, 9 और ए पॉइंट है -7, 4 और इसको कोई पॉइंट है, एक बिंदु है यानी मान लेते हैं P XY और इस खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सेक्शन फार्मूला लगा दीजिए। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, XY = होता है MX2 + NX1 बट्टे में M + N और Y कोऑर्डिनेट के लिए होता है MY2 + NY1 Y1 बट्टे में M + N, ठीक है। तो ये M है और ये N है। तो MX2 कर लीजिए, तो 2 × 7 = 14 यानी -14 और प्लस NX1 तो 9 × 3 = 27 है MX2 तो M कितना है 2 और 2 × 7 = 14 यानी -14 प्लस NX1 तो N कितना है 3 और X1 कितना है 8 तो 3 × 8 = 24 और M + N हो गया आपको 5। Y कोऑर्डिनेट के लिए MY2 यहाँ पर फॉर्मूला देखो MY2 तो यहाँ पर 2 × 4 = 8 और प्लस NY1, ठीक है। तो 3 × 9 यानी कि 27 बटे में M + N हो गया 5। 24 में से 14 गया आपको 10 बटे में 5 बराबर 2 AX कोऑर्डिनेट हो गया और 27 8 35 35 35 बटे में 5 यानी 7 2 7 आपका P हो गया 2 7, ठीक है। ये तो शायद 2-3 बार एक क्वेश्चन बता दिया यार, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है, ठीक है, इसलिए मेरा मन नहीं करता इस क्वेश्चन को अब बताने का। ये क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट। बोल रहा है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अच्छा, ये डाटा दिया है और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, फोटो हटाओ पहले, अरे हट जा। बोल रहा है कि किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा हुई, ठीक है। तो टोटल को जोड़कर कितना है, 1 2 4 है। तो जून जुलाई सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 है तो 4 से भाग दे लो, या 4 से भाग तो सब में देना है यार, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। औसत निकालो या फिर टोटल लोग ही निकाल लो। और सबसे कम पूछा है तो यहाँ पर मामला हो जी तो गड़बड़ कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 तो हो जाएगा, ये हो गया 0 0। जम्मू कश्मीर का निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 2 0 2 1 3 1 4 और हो जाएगा 1 1 2 3 4, ये हो गया 4400। ये कितना हो गया 2 0
हो गया 3, एक 4, एक 5, 1 2 3 4, ये हो गया 45 होते, उससे ज़्यादा हो गया। 4 से भाग दोगे तो सब में 4 से भाग देना है, औसत निकालो या फिर योग निकालो, बात बराबर है, ठीक है। ये बात को आप लोग ध्यान रखो। 2 जीरो तो ये हो गया 2 जीरो, 1 जीरो, 2 3 5 4 9, 1 2 3 4, 4900 बढ़ते जा रहा है यार। पहले मार दें क्या जम्मू कश्मीर, चलो कर लेते हैं। 0 0 0 0 0 0, 5 5 10, 3 13, 3 और 1 1 2 3 4 5, ये तो बढ़िए गया। कितना हो गया 0 0 1 0 0 2 1 3, 1 2 3 4, हो गया 4300। ये तो सबसे कम आ गया 4300। तो कौन हो गया आंसर आपका? तमिलनाडु 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 तमिलनाडु। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेट नंबर 26 लेकर, और आपको टोटल सेट 50 है, 50 से आपको 50 शानदार तरीके से कराया जाएगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। और ये सब चीज़ें मैं आप लोग जल्दी से मेरा 1 सब्सक्राइबर करवा दोगे ना, तो ये जो चीज़ें हैं आपको मैं लाइव आकर बताऊंगा और आपको मज़ा आएगा। कोई भी चीज़ अगर फंसता है तो आप पूछ भी सकते हो लाइव क्लासेस में, सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इस समय तो मज़ा नहीं आ रहा है, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।